बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शमतरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कब बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में बड़े धमाके होते रहते हैं और वो धमाके ऐसे हैं कि जिससे ना तो अपोजिशन बच सकती है और ना इसमें से हुकूमती पार्टियाँ बच सकती हैं। इसकी एग्जांपल आपको हालिया जो हुकूमत जो आइनी तरमीम करना चाह रही थी और सेशंस हो रहा था कि जी अभी 12 बजे होगा, फिर 4 बजे होगा, फिर रात 10 बजे होगा, फिर सुबह 3 बजे होगा और इसके बाद नंबर्स पूरे हैं, हम आइनी तरमीम लेके आएंगे, पार्लियामेंट का हक है आइनी तरमीम करना। और फिर उसके बाद मौलाना की अहमियत हो गई, फिर PTI की अहमियत हो गई, फिर डायलाग हो रहे हैं, फिर पता लगा कि नंबर्स पूरे नहीं हैं और इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। ये धमाके करने के लिए क्या ज़रूरत थी, क्या इमरजेंसी थी कि जी वो मुसद्दा भी खुफिया रखा गया। जो अलाइंस थे पीपल्स पार्टी उनको भी मालूम नहीं है, MKM को भी मालूम नहीं है, सारे रोना धोना शुरू किए बैठे हैं कि जी हमें पता ही नहीं है कि जी कौन सी शिक्के हैं, कौन सी तरामीम लेके आनी है। लेकिन तरामीम हो रही थी, सेशन हो गया, असम्बली का इजलास शुरू हो गया, सेनेट का इजलास शुरू हो गया कि आइनी तरमीम पास होनी है। ये सारी स्टोरी है क्या, ये इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे जुनैद मलिक साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, सीनियर साफ़ी हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया। ये क्या ड्रामा आप लोगों ने सियासत में, पार्लियामेंट में ये रचाया हुआ है कि आइनी तरमीम और वो खुफिया भी रखी हुई है, किसी को पता भी नहीं है। सर बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने प्रोग्राम में दावत दी। आपके प्रोग्राम के नाम से ही मुझे वो हो रहा था कि कब बदलेगा पाकिस्तान। तो अवाम का भी यही सवाल है कि कब बदलेगा पाकिस्तान। ठीक है ना, अवाम भी यही चाहती है कि ये आखिर बदलना कब है, हम किस दौर में से गुजर रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तो ये निज़ाम कब बदलेगा। और पाकिस्तान को जो बदलने वाले हैं इदारे या बदलना चाहते हैं अब आने वाले दिनों में, तो वो वाकई सवाल है कि कब बदलेगा। जैसे आपने आइनी तरमीम की बात की, धमाके वगैरह की, तो ये तमाम जितनी भी पार्टीज़ का अलाइंस था इसमें, और अलाइंस को लेके ये चल रहे थे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के बारियां लगाई हुई थी इन्होंने कि हम एक दूसरे के साथ मिल के चलेंगे। PTI और जो है ये सारे कभी एक पेज पे लेने की उसको बात करते हैं कि तमाम PTI को भी हम शामिल करना चाहते हैं, कभी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, कभी उसको इजलासों में नहीं आने देते, पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है, और कभी सब जेलें जो है वो करार दी जाती हैं। तो ये ख़ुद नहीं चाहते कि हम जो है वो इसको सामने लेके आएँ। आइनी तरमीम का बेसिक मकसद था मुफादात, और इस मुफादात की जंग में जो इदारे हैं वो अपनी जगह, जो पार्टियां हैं वो अपनी जगह, ठीक है। ये तमाम जो हैं ये एक पेज पे कभी भी नहीं आ सकते जब तक मुफादात की जंग जारी रहेगी, क्योंकि हर पार्टी मुफादात मुश्तरका नहीं है। नहीं, मुश्तरका नहीं है। देखें, अगर मैं कहूँ कि आपके और हमारे जो चीज़ें हैं, रोड ही अलहदा है, हमारी गाड़ियाँ ही अलहदा हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स ही अलहदा हैं, तो हम कहीं कैसे एक पेज पे आ सकते हैं। हाँ, एक पेज पे उस वक्त आ सकते हैं जब खाने पीने की बात आए, जब इदारों में भर्तियों की बात आए, जब पैसों की बात आए, नई गाड़ियों की बात आए, और इदारों को ख़त्म करके नए लोगों को लाने की बात करें, तो तब हम मुफादात एक हो सकते हैं। क्योंकि आपने भी बंदे अपने एडजस्ट करवाने हैं और खाना है, मैंने भी अपने बंदे एडजस्ट करवाने हैं और खाना है, तो ये तमाम तर चीज़ें एक पेज पे उस वक्त हो सकती हैं। 53 नुकात पे ये जो है हमारा जो आइनी तरमीम ला रहे थे, 53 इसकी ओके, इसकी 53 नुकात थी, 53 इसमें जो चीज़ें थी वो लानी थी। सिर्फ अभी तक इतना ही पता है कि ये 53 थी। इसमें क्या थी वो जो हमारे ज़राए वो कहते हैं स्पीकर को भी नहीं पता था। स्पीकर को भी कहा गया था आपने इजलास करना है, बस लॉ मिनिस्टर को पता था, किसी को भी नहीं पता। ये बड़ी यहीं पे मैं आपको बताता हूँ। अब कहानी ये हुई है कि पीपल पार्टी को जो दिया गया वो नून लीग के पास, जो लोगों के पास था वो नहीं था। अता तारर के पास और था, ठीक है, आज़म के पास और था, पीपल पार्टी के जो लोग थे उनके पास और था, जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनके पास और था, मौलाना के पास और था। तो ये जिस तरह बच्चों से पेपर लेते हैं ना कि नकल एक दूसरे की ना लगाएं, आगे वाले का और होता है, दरमियान वाले का और होता है, पीछे वाले के वो और होते हैं। ये बेसिकली उन्होंने जो हमारा टेस्ट सिस्टम है निज़ाम, ये उसके तहत उन्होंने लेके जो है ना वो उठाया है सिस्टम कि किसी को पता ही ना हो कि तरमीम होनी क्या है। और जो बेसिकली तरमीम होनी थी वो जब ये
वो येस और नो कर रहे होते हैं ना असेंबली में बैठे, जब स्पीकर पढ़ रहा होता है तो येस और नो के ऊपर ये येस ही होती है, और वो बिल पास हो के जब हो जाता तो उसके बाद पता चलता है कि ये हुआ क्या है, और पढ़ने के लिए बाद में दिया जाता है। क्योंकि जो चीज़ वहाँ पे असेंबली में पढ़ने के लिए दी जाती है या प्रिंट होती है ना, प्रिंट होके कापियाँ पहले दी जाती हैं कि इस इजलास का एजेंडा ये है, वो एजेंडा कुछ होता है और इजलास कुछ होता है। यहाँ पे ये अलमिया है हमारे जो है, अब कागज़ यहाँ पे जो आया है इसके अंदर लिखा हुआ है कि जनाब जी आईनी तरमीम होनी है। किस चीज़ पे आईनी तरमीम होनी है ये किसी को भी नहीं पता। जब जी जी मलिक साहब, ये एक मुझे समझाए ना ये तरीक़ाकार, ये जो जब भी कोई तरमीम होती है या कोई आइन में आइन पास करते हैं तो उसमें बिल पर पेश किया जाता है। बिल्कुल सही है, बिल पेश किया जाता है, उस पर थोड़ी बहुत डिबेट होती होगी, फिर वो कमेटियाँ बना दी जाती हैं। कमेटियाँ अपोजिशन के, बाकी जमातों के, कोलिशन पार्टनर्स के, मुस्लिम लीग काफ के, MQM के, पीपल्स पार्टी के ये मेंबरान जमा हो जाते हैं। उन भी एक एक शिक पे बैठ के बातें होती हैं। फिर उसके बाद वो शिकें होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं, अमेंडमेंट्स हो गई, वो सारा कुछ होने के बाद फिर फाइनल शेप में आ जाता है। फिर वो कैबिनेट के पास जाता है, कैबिनेट उसको अप्रूव करती है, फिर उसमें रिजेक्शन होती है, फिर उसके बाद असम्बली में फाइनल बिल पेश। इस सारे प्रोसेस में पीपल्स पार्टी किधर भांग पी के सोई हुई थी, MQM किधर थी, काफ लीग किधर थी? देखें, जो आप बात कर रहे हैं बाकी पार्टियों की, जो कमेटी कायम की गई थी इस आईनी तरमीम के ऊपर, उस कमेटी के सरबराह जो हैं पीपल पार्टी से हैं, उनको भी नहीं पता था कि इस मसौदे में है क्या। उनको जो पेपर दिए गए थे, उनको जो बताया गया था, गाइडलाइन दी गई थी, उनको पार्टी डायरेक्शन के तौर पे भी, और वैसे भी जो नून लीग और ये एक ही पेज पे आने की बड़ी बातें करते हैं, उनमें भी आपस में इख्तलाफ अब इतना हद तक पार्टियों में भी हो चुका है कि कोई भी फ्रंटमैन बनने के लिए आप तैयार नहीं है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। डायरेक्शन देखें, जब आप कमेटियाँ कायम करते हैं, कमेटी में सरबराह को अगर चीज़ों के पॉइंट्स का नहीं पता तो जाके वो किन लोगों से जाके बात करेगा। वो अगर आपके पास आता है, आपसे बात करता है कि जनाब तरीन साहब इसमें आईनी शिक नंबर 52 जो है वो है किसी के मुतल्लिक, ठीक है। अब वो 52 का जब मेन आ जाता है वो आपको काहिल कर लेता है। जब वो पढ़ता है तो 52 पे होता है जो उसके अपने खिलाफ हो, तो वो कहता है साहब ये क्या हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे यही मकसद था। तो कमेटी में मिक्स गैदरिंग नहीं थी? नहीं, कमेटी ने की, उन्होंने देखे चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की। हर किसी ने कहा कि मैंने जो है ना, और मज़े की आपको बताऊं, जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं या हमारे बाकी लोग हैं, उन्होंने जो उनके हवाले से चीज़ें चली या हमें पता चली कि वो कहते थे कि हमने भी मसवदे की कॉपी हासिल कर ली। कहाँ से? ठीक है ना, ये अब ये जरा है, देखिए अब लॉ मिनिस्टर जो है वो बयान दे रहा है कि हमने भी कॉपी हासिल कर ली, तो इट्स मीन कि उसको पहले नहीं पता था। हालांकि ये सारा तो लॉ मिनिस्ट्री बेसिकली फोकस करती है। देखिए ये कहाँ बना, देखिए कहाँ बना, इसके अंदर जो पॉइंट्स थे वो किसके कहने पे रखे गए, किसके मुफादात में थे, आपस में अब इसी बात पे इख्तलाफ हो गया। देखिए पीपल पार्टी और नून लीग जो एक पेज पे वो कहती थी कि हम एक पेज पे आ गए हैं और तमाम तर चीज़ें, अब वही जो है इसके बाद आपस में इख्तलाफ करते हैं। मौलाना के पास पीपल पार्टी भी जाती है, नून लीग भी जाती है, PTI भी जाती है। मौलाना कहता है कि भाई मुझे जो कॉपी दी गई, जो आप लोग बात करें वो अलग है, ठीक है। अब ये इसी बेस पे मौलाना ने कहा कि मुझे पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल चीज़ें ला के दिखाएं, उसके बाद जब होगी बात होगी। मौलाना की 12 सीटें हैं, 8 उसकी कौमी और बाकी सूबाई हैं। तो इसके बाद होने के बाद उनकी जो मेजॉरिटी थी वो 2/3 उनकी मेजॉरिटी बनती थी। एक बिल पास करने की 2/3 उनकी वो मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है, तो वो बनती थी। अब उसके अंदर भी पूरे जो है वो 264 मेरे ख्याल आई थिंक बनते हैं, उसमें भी ये 214 ऐसे ही हैं। तो उसमें भी जो है उनको ये था कि अगर कोई भी ऊपर नीचे होता है तो PTI के कुछ बंदों को तोड़ के हम
अंडरग्राउंड जो 41 बंदे हैं ना मलिक साहब, जिनके लिए अभी वो प्रॉब्लम चल रहा है, जो जिनका नोटिफिकेशन होना है। देखिए नोटिफिकेशन होना है, वो नोटिफिकेशन करवाया जाता ना, नोटिफिकेशन करवा देते, कोई इशू नहीं था। आपका कल नोटिफिकेशन कराते, आप कहते हैं जनाब वोट आपका है, बात खत्म, आपके हक में ही जाना है ना, असेंबली में जाना जो है। ठीक है, ठीक। अच्छा, इसमें 53 जो अमेंडमेंट साहब बता रहे हैं, इसमें मौलाना को इशू है, पीपल्स पार्टी को इशू है, एमकेएम का वो फारूक सत्तार ने भी कल किया है कि जी हमारे लिए प्रॉब्लम है, ये है वो है। 2 तरामीम के अलावा किसी पे किसी को इशू है? नंबर 1, एक आईनी अदालत बनाई जाए जो सुप्रीम कोर्ट से सुपीरियर हो, और दूसरा फायज ईसा साहब को एडजस्ट किया जाए। इस 2 के अलावा इस 2 पे किसी को इशू है, या इसके अलावा किसी को किसी और पॉइंट पे इशू है? देखें, ये जो आपने अदालतों वाला का, ये सेकंड जो है वो है, पहले है चीफ जस्टिस का इशू, इसको एडजस्ट करना है। इसको एडजस्ट करने के लिए जो इसमें तरमीम में जो चीज़ लिखी गई, जो हमें पता चला, उसमें यह है कि उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म को 3 नाम दिए जाएंगे, 3 बंदों, जस्टिस के, 3 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के, चीफ जस्टिस के 3 नाम दिए जाएंगे। ये इख्तियार वज़ीर आज़म का होगा, चाहे वो जूनियर को लगाए या सीनियर को लगाए, जैसे आर्मी चीफ का इंस्ट्रक्शन होती है प्राइम मिनिस्टर को। अब इसके अंदर ये था कि बेसिक तो अगर देखा जाए तो वो हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, वक्त के वज़ीर आज़म, उनका अपना भी इख्तियार नहीं है। देखिए, जो नाम पुट किया जाना था या जो चीज़ें आती वो कहीं से भी आ सकती हैं, और किसी वक्त भी किसी चीज़ करवाने के लिए भी की जा सकती हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा तो इतराज़ उनको इस चीज़ पे था कि कल को आने वाले दिनों में जो जूनियर हमारे जो जस्टिस हैं या अपने पसंदीदा जो जस्टिस हैं, उनमें से 3 के नाम भेजे जाएं, और उसमें से एक जस्टिस को जो है वो चीफ जस्टिस के ओहदे पे फाइज किया जाए, और उसको जब दिल करे उसको चला दे। और फिर इसके बाद इलेक्शन कमीशन का असल जो था, इलेक्शन कमीशन की रिटायरमेंट और इसके ख़त्म होने के बाद 90 दिन का उसको आईनी हक देने के लिए जा रहे थे कि 90 दिन तक वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो रह सकता है, कि उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। बेसिक मकसद है ये। देखिए, आप अदालतों की तरफ चले गए, अदालतें तो कोई बात नहीं रिटायर्ड जजों की थी, इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार देने के लिए जा रहे थे, इनको पता है कि हमने इलेक्शन किस तरीके से जीता है और किस तरीके से आगे करना है, ये बड़े अहम जो है ना वो था। और तीसरा जो आपने बल्कि दूसरा आपने कहा था कि इसका अदालतों का, अदालतें तो रिटायर्ड जजेस ने आना है, करना है सारा कुछ, तो जो भी वक्त का वली होगा, वक्त का अपने जो होंगे, वो उसने ही आके अपने बंदे एडजस्ट करने और अपने मुताबिक ही फैसले करवाने हैं। क्योंकि जुडिशरी इस मुल्क में अगर आज़ाद होती तो हमारे लोअर अदालतों में जो इतने केसेस रजिस्टर्ड हैं कि चीफ जस्टिस अगर थोड़े से जो है वो इधर भी निगाहें दौड़ा लें तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि कोई आम शहरी जो है वो रिलीफ के काबिल हो जाएगा। इतने जो इन्होंने ऑर्डर किया कि आप महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आप केसेस को निपटाएं, इनके पास 3 महीने में जजेस ही जो है वो पूरे नहीं होते। केसेस इतने ज़्यादा हैं, अदालतें कम हैं, रिलीफ देने के लिए इनके पास चीज़ें नहीं हैं। ऑर्डर अगर ये कर दें तो आगे पुलिस नहीं मानती, पुलिस की अपनी चीज़ें हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट करवाने जाए तो फिर यही हमारी अदालतें हैं, एक दफ़ा फिर क्रिमिनल्स को जो है वो रिलीफ देने के लिए आ जाती हैं। जनाब आइन है, हम क्या करें। तो अच्छा, ये जो पेंडिंग केसेस का वो गवर्नमेंट इशू बना रही है कि जी पेंडिंग केसेस बहुत सारे, उनका क्या कसूर है, लाखों की तादाद में है, 60-70 हज़ार सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, फिर लोअर जुडिशरी में आप चले जाएँ। तो ये जो पेंडिंग केसेस में तो आपका ये जो ट्राइका है ना, एक जज साहबान है, एक वकला हजरात है, और तीसरा आपकी पुलिस है। ये तीनों जब तक अलाइन नहीं होंगे आपके पेंडिंग केसेस तो ख़त्म ही नहीं हो सकते। आप पुलिस के में रिफॉर्म नहीं लेके आते तो आप कैसे केस ख़त्म करेंगे? देखिए, पुलिस में रिफॉर्म के लिए तो हमारे आईजी पंजाब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया अपनी नज़र में, कि सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा कि जनाब आप सारा दिन वीडियो बनाएं सोशल मीडिया पे, आप दफ्तरों में छोड़ दें, दफ्तरों में काम नहीं करना आपने जिस तकरीब में जाना है वहाँ पे आपकी टिकटॉक आनी चाहिए, सोशल मीडिया पे आपने आना है, भाड़ में गई अवाम, ठीक है ना। वो उसको दिखाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म पुलिस को प्रोवाइड उनके सरबराह ने कर दिया कि आप यहाँ पे आ जाएं जनाब। आप पुलिस अवाम को रिलीफ, अगर उनको कहना है कि जनाब इसके खिलाफ FIRs दे दो, सोशल मीडिया पे आ गया जनाब FIR, वो हुई नहीं हुई,
वो बात की कहानी है। सोशल मीडिया पे उसके चर्चे करवा दिए कि जनाब डीपीओ ने बहुत अच्छा काम किया, सीपीओ ने बहुत अच्छा काम किया, एसएचओ ने भी पड़खच्चे उड़ा दिए। आप जब अपनी आपको ठीक करने की खातिर सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, तो जो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी आपके खिलाफ कंपेन चलती है, उसके खिलाफ कार्रवाइयां क्यों करते हैं? आप खुद यूज कर रहे हैं, खुद यूज कर रहे हैं। अब आके इन्होंने कहा कि जनाब अब आपने बड़ा अच्छा वर्क कर लिया, अब आप सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा दें। पुलिस के लिए अब उन्होंने पाबंदी लगा दी कि पुलिस का कोई अफसर कोई चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं आएगा। अच्छा, ये पाबंदी सिर्फ लोअर तबके के लिए, अपर तबके के लिए नहीं, डीपीओ सीपीओ इससे वो हट के हैं, वो एक अलहदा क्लास है ना, ठीक है, उनकी एक्टिविटी भी तो दिखानी है। तो इधर से लेके जब यहाँ से तफ्तीश के मरहाइल जो है वो हमारे क्लियर नहीं होते, चीज़ें नहीं होती, तो ऊपर तक जो है वो जज जो है उसने कोई ब्लैक एंड वाइट पेपर पढ़ के करना है, ठीक है। अब वो 10-10 पेशियां तो लगा देते हैं एक मिसल लिखने में, एक कागज़ की लिखनी है, चलान पेश करना है कि जनाब इसने ये जुर्म किया है, ये पकड़ा गया, इस तरीके से है। उसको जब करने के लिए जाते हैं तो जज कहता है हाँ जी ले आए हैं चलान, और सारा हम तो आज नहीं लेके आए, हमें एक छोटी सी पेशी दे दें, ठीक है। वो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, जुडिशरी अपनी जगह पे, इसी तरीके से ऊपर तक जो वकला हैं, आज अगर कोई केस का फैसला होने लगता है तो वकला कहता है जनाब मैं वकील पेश नहीं होता आज, ठीक है ना। तो ये जो निज़ाम है इसको बेहतर करने के लिए आला अदलिया के जजेस को चाहिए कि वहाँ पे अगर केसों की तादाद उनको नज़र आ रही है, वहाँ पे मेरे और आपके केसेस नहीं हैं, वहाँ पे अपर लेवल के केसेस हैं, ठीक है, इंसाफ के लिए वहाँ पे लाखों रुपए फीसें जो है वो भरनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें जो है उनको करने के लिए बड़ा सारा वक्त चाहिए, और फिर वहाँ पे जो केसेस लगते हैं उनके फ़ैसले जजेस के, वो कहते हैं कि हम तो खुद करते हैं, मगर जितने अभी भी जो चीज़ें चल रही हैं, जो हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, जो इनका अपना वो रेगुलेट करने के लिए जाते हैं बेचारे नहीं कर सकते, फायरवॉल इन्होंने लगा दी कि जनाब इतनी जो है वो चीज़ें होगी, और वो कुछ भी फिर भी कंट्रोल नहीं है। तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा इसके ऊपर करें। वही जब जज जो बैठा उस इक़्तिदार में आने वाले के बाद, जब वो रिटायर्ड जज किसी भी अदालत के लगते हैं, क्योंकि रिटायर एक इदारे के सरबराहान की बहुत अहमियत होती है, दूसरी जजेस की बहुत अहमियत होती है, तो दोनों को जब आला ओहदों पे फाइज किया जाता है तो इंसाफ का तकाजा उन्होंने ही पूरा करना होता है, आम शहरी को जो नहीं। अच्छा मलिक साहब ये बताया ना कि ये जो आइनी अदालत है, ये बेसिकली जो आइनी मामलात होंगे, किसी भी कानून में, किसी भी शिक में अगर तशरीह चाहिए होगी, वजाहत चाहिए होगी, तो वो कोर्ट में जाएंगे, और वो सिर्फ़ और सिर्फ वही आइनी अदालत जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे उसमें जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में जाता था। तो ये इनका कुछ दिमागी तवाज़ुन हिला हुआ है, या इनके कुछ प्रॉब्लम है, कुछ स्क्रू ढीले हैं। ये जब ये आइन बना रहे होते हैं, जैसे ये अभी आपने कहा जी 53 अमेंडमेंट्स बना रहे हैं, तो इस 53 अमेंडमेंट्स में ये इसको क्लियर कट क्यों नहीं लिखते कि जिसकी तशरीह के लिए फिर इन्हीं पार्लियामेंटेरियन को कोर्ट में जाना पड़ता है कि सर जी ये हमने एक बिल पास किया था, ये उसकी शिक है, इस शिक की वजाहत अब आप करें, हमसे नहीं होती। सर बात यह है कि जब रातों रात चीज़ें बनती हैं ना, चंद घंटों में, चंद मिनटों में, और पेश भी होती हैं और पास भी होती हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि किसी की तशरीह जो है वो हो सके। तशरीह करवाने के लिए भी जब लॉ मिनिस्टर को कहा जाता है कि जनाब ये बिल जो था इसके नुकात क्या थे, इसके अंदर क्या था, ज़रा आए चीज़ें ले के आएँ, तो लॉ मिनिस्टर को खुद पता नहीं होता कि यार इसको हमने लाइन तो एक वो कर दी, इसके अंदर किन किन चीज़ों को लाना पड़ता है। अब वो जो चीज़ें लानी पड़ती हैं वो जो जिस बंदे ने केस किया हुआ है वो उसके मुतल्लिक ही आती हैं, वो उसको देखते हैं कि जनाब इसने केस किया हुआ है, इसकी चीज़ों को किस तरीके से हमने कवर करके उसके अंदर तशरीह में लाना है। तो तशरीह करने के लिए इख्तियार सुप्रीम कोर्ट या ये हमारी आइनी अदालत की बजाय, अगर ये हमारे जो जब बिल पास हो रहा है उसके अंदर एक नुकात पढ़ने के बाद अगर 4 लाइनें एक्स्ट्रा पढ़ देंगे, एक्स्ट्रा बता देंगे कि यार इसका ये मकसद है, इसके ये चीज़ें हैं, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी आइनी अदालतें जो है ना वो फिर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तशरीह देखें, ये आपकी 53 जो है ना तरमीमें हो गई,
तो उसके बाद इसकी बाकायदा बुकलेट बनती है, इसकी बाकायदा आपको चीज़ें दी जाती हैं, करते हैं। जब उस बुकलेट के अंदर आप एक एक तरमीम को, जैसे आप कोई भी लॉ के लिए आप देखें चीज़ें दी जाती हैं, उसको पढ़ने के लिए आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। बाकायदा एक बुक है कि अब दफ़ा इस दफ़े के तहत ये चीज़ें हैं, तो उसके अंदर क्या कुछ आ सकता है। तो अगर आप उस बुकलेट में हर मिनिस्टर को, हर असम्बली के रुकन को आप दे देंगे, तो मेरा ख्याल है कि फिर उन जजेस की या उन चीज़ों को क्लियर करने की कोई चीज़ रह नहीं जाएगी कि हम उनके लिए स्पेशल जजों को एडजस्ट करके एक नई अदालत कायम करें और उनसे वो फैसले करवाएं जो उस वक्त की हुकूमत अपने पसंदीदा बंदों के लिए करवाना चाह रही होती है। तो इनको मतलब ये कंफर्म है कि इन्होंने मरते दम तक इक़्तिदार में रहना है, मतलब ये मरेंगे तो इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा, इन्होंने नेक्स्ट फेज़ में कुछ नहीं देखना। ये देखिए गवर्नमेंट किसी और की भी तो आ सकती है ना। बिल्कुल, गवर्नमेंट वो फिर इसी आईनी अदालत में अपनी मर्जी के जज भर्ती करेगी और फिर इनकी मंजी ठोकेगी, फिर ये कहेंगे कि जी वो जैसे नैब के कानून में शायखा खान अब्बासी भी, जरदारी भी ये कहते रहे हैं नवाज शरीफ को कि जी नैब के कानून चेंज करें, काला कानून है, काला कानून नहीं चेंज किए गए। ना पीपल पार्टी ने अपने दौर में चेंज किए, ना मुस्लिम लीग नून ने किए, ना PTI ने किए चेंज। तो अब रो रहे हैं सारे तीनों ही। देखें, बात यह है कि उस वक्त की हुकूमत जो है उसको फ़ायदा उसमें नज़र आ रहा था, उसने अपने मुताबिक चीज़ें करनी थी। बेसिकली हमारे जो कानून है ना, एक तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो 1947 से जो पहले के लॉज ये सारे चलते आ रहे हैं, हमारा अपना ब्रिटिश तो है। हम यूज़ जब ब्रिटिश को चीज़ों को करते हैं तो हम बच्चा भी हमारा जो है ना वो कॉपी ब्रिटिश करना शुरू कर देता है। हम अपनी मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए तरमीमें बेसिकली करते हैं। जैसे हम अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपना शेड्यूल बनाते हैं बाकायदा कि आज हमने ये करना है। आने वाली जो हुकूमत है वो अपनी तरमीमें बनाती है कि हमने ये लॉज करने हैं, हमने ये FIR खारिज करनी है, इन इदारों को बंद करना है, इनको खोलना है, इधर महल्ले के फलाने बंदे को एडजस्ट करना है, इधर हमने अपने उसको एडजस्ट करना है जिसने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी थी। जब ये चीज़ें होंगी तो आप ये कानून जो है ये बनना ख़त्म नहीं हो सकता। गवर्नमेंट चल रही है बेसिकली अवाम के लिए नहीं सोचा जा रहा। नहीं, अवाम के लिए तो कोई एक है जो अवाम में जिसको सहूलत दी गई हो। नहीं, अवाम के लिए तो कानून नहीं बनाए जाते ना, ये तो सारे इन्हीं के अपने। जो कानून बन गया अवाम के लिए, उसमें तो आप राइट्स की अगर बात कर दें, देखें एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, ठीक है, इन्होंने अवाम के लिए बना दिया। जनाब आप किसी भी इदारे में जाके करें, आप किस कानून की बात करते हैं? वो पल्ले उठा के फेंकते हैं, भाई आप कहाँ से आ गए राइट टू इंफॉर्मेशन वाले? अच्छा जब होगा हम दे देंगे। जब आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कानून पे करवा सकते एक आम सारिफ के लिए, एक आम वर्कर के लिए, तो आप किस लिए करते हैं? अपने लिए तो कानून जो बनते हैं उस पर फिर डंडे की जोर, चाहे डंडा किसी का भी हो, कोई भी लहराने वाला हो, वो फिर अपने लिए चीज़ें। अच्छा, लास्ट अभी कमेंट चाहिए मालिक साहब, इस सारे सिनेरियो में मौलाना फजलुर रहमान ने कैसा प्ले किया? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान ने अपने मैं समझता हूँ कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि उन्होंने अपनी चीज़ें देखकर एक सारे जितनी भी जमातें थी उनको एक्सपोज किया। नंबर एक, ठीक है, मौलाना हर डील का हिस्सा होते हैं। मलिक साहब, अगर तो गवर्नमेंट बेहतर ऑफर दे देती है मौलाना को, तो मौलाना डील कर सकता है। मौलाना साहब वैसे तो वो कहते हैं कि शतरंज के माहिर हैं, मगर जब तक आइनी तरमीमों में मौलाना के मुताबिक चीज़ें नहीं होंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि वो करेंगे। जो ये नुकात सामने आए, जो चीज़ें आई, तो मौलाना इन चीज़ों पे जो अभी हैं, इन चीज़ों पे वो नहीं मानेंगे कि मैं इन चीज़ों पे जो है। मौलाना को क्या है कि अगर फैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन नहीं होती और फैज़ ईसा साहब आईनी अदालत के जज नहीं बनते, अब मंसूर अली शाह आ जाते हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, तो उससे मौलाना साहब को इन चीज़ों से गार्ज नहीं है। मौलाना साहब को इन चीज़ों से नहीं है। मौलाना साहब को अपने वज़ारतें, अपनी चीज़ें एडजस्ट करने पे हैं। अब जब तक उनके अपनी चीज़ें एडजस्ट नहीं होंगी तब तक मौलाना साहब जो है वो ऐसे नहीं आएंगे, या जब तक ग्रीन चिट जो है वो उनको नहीं मिलेगी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि जनाब आप ओके हैं अब, ठीक है, तब तक नहीं होगा। देखें,
इस्टेब्लिशमेंट ने इस दफ़ा मौलाना को सीटें नहीं दी, मौलाना खुद बेचारा नहीं आ सके, ठीक है ना। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। गम मौलाना साहब को यही है कि यार मैं खुद जो है नहीं आ सका और मैं खुद बिल्कुल साइड लाइन हो गया हूँ, इसलिए उसने अहमियत अपनी जगाने के लिए और इन हुकूमत को कि जिनके पास अपनी मेजॉरिटी नहीं है, अपने पैरों पे खुद खड़ा नहीं हो सकते, सहारा देने के लिए दूसरों को जब शटअप कॉल दिलवा रहे थे, तो इनको चाहिए था इस हुकूमत को कि इस तरीके से ना करें कि कल को हमें खुद उनके पास चल के जाना पड़ेगा। को हिस्सा दे देना चाहिए था, मौलाना को हिस्सा दे देना चाहिए था कि जब आपकी मजबूरी है, आपने चौथी पार्टी को खत्म करना है, बर्बाद करना है, तो फिर उस किसी एक जगह बाहर रखने की जरूरत। आप काफ लीग के भी साथ हैं, एमकेएम भी है, बाप भी है, सारा को मिला के सिर्फ मौलाना को बाहर रखा हुआ है, वो कोई जिद हो सकती है किसी और की, वो किसी और की। अच्छा चलें मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, टाइम हमारा खत्म हो जाता है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और काफ़ी इस पर गुफ्तगू हो गई है। आइनी तरमीम, आइनी अदालत और चीफ जस्टिस फायज़ साहब और इलेक्शन कमीशन, इस पर गुफ्तगू की जुनैद मलिक साहब ने कि जी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो है ना जी वो किसी को चीफ जस्टिस ना बनने देना है और किसी चीफ जस्टिस को एडजस्ट करना है और इलेक्शन कमीशन का जो है ना जी उसके एडजस्टमेंट है। ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे गवर्नमेंट को धमाके करने पड़ रहे हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहसिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।